तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर और साथ में बात करेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर की हमने स्टार्ट कर दिया है। पिछली वीडियो में हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। पहले चैप्टर की तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी मर्ज कर दूंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिससे आप सारी वीडियो देख सकते हो। एक ही प्लेलिस्ट में आपको जाना है, सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी और डिटेल में वीडियो मिलेगी। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया, एक एक चीज़ डिटेल में। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। जैसे कि हमारा पिछली वीडियो में समझा था कि इंडियन इकोनॉमी को हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चुना था कि हम यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करेंगे, जिसमें प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल होगा। दोनों मिलकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा अब मेन फंडा हुआ कि अब सोल्व करें तो करें कैसे। सोल्व करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो वही कह रहा है कि डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि एक बड़े इकोनॉमिक डिसीजन लेना। जैसे कि आपको पता है कि 3 बड़े डिसीजन थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बाय द कॉन्शियस डिसीजन, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस एकदम ले लिया, प्लानिंग करके लेना डिसीजन, सोच समझ के। ऑफर डिटरमिनेट अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के द्वारा लेना। ऐसा नहीं है कि हमने बस डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी बंदा ले सकता, कोई भी बंदा डिसीजन ले रहा है। एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए, एक अथॉरिटी हो, उसको जिम्मेदारी हो और वो डिसीजन ले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। बहुत सर्वे करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, पूरी इकोनॉमी को सर्वे करने के बाद तब ये डिसीजन दे। ऐसे डिसीजन ना ले, उसको प्लानिंग बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि भैया हम जब प्लानिंग करते हैं ये सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बहुत सोच समझ के एक डिटरमिनेंट अथॉरिटी होती है, वो लेता है डिसीजन बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी को सर्वे करके। और उसमें सबसे बड़ा जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारी स्टार्ट हुई थी, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का ढांचा ये कैसे स्टार्ट करी थी, कौन है इसके पीछे सबसे बड़ा बंदा जिसने इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग को शेप दिया था, कैसे होनी चाहिए प्लानिंग, उसका नाम था पीसी महालनोबिस। उनका पूरा नाम है प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, कौन थे ये। 29 जून 1893 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में ही करी और फिजिक्स ऑनर्स में उन्होंने पढ़ाई करी थी। फिर 1912 में वो मूव हो गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, वहाँ से उन्होंने फिजिक्स मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी। 1947 में ये एक फेलो मेंबर बन गए थे ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के, वो जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस सोसाइटी थी हमारे यहाँ पर, वो वहाँ के बहुत ही बढ़िया फेलो मेंबर बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ISI, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की कलकत्ता में। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस जर्नल स्टार्ट किया, संख्या, जो कि स्टैटिस्टिक्स को जो भी आंकड़े देखने हैं, स्टैटिस्टिक्स देखना है पूरे इंडिया का, लोग इस संख्या को फॉलो करते थे। बहुत ज़्यादा उनका फेमस हो गए थे ये। महालनोबिस डिस्टेंस इन्होंने एक बहुत बढ़िया बनाया था। महालनोबिस डिस्टेंस अगर आप सर्च मारोगे तो उस तरह के है कि भाई आपका 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेज़र करना है, एक अलग ही, मतलब जब बहुत ही अलग ही डायमेंशन में, वो महालनोबिस डिस्टेंस बनाया था। और एंथ्रोपोमेट्री, ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन इंडिविजुअल है उसका डिस्टेंस मेज़र करना है, अलग अलग बॉडी मूवमेंट का डिस्टेंस मेज़र करना है कि कैसे बॉडी, अगर बॉडी बड़ी होती है तो किस तरीके से अंदर के बॉडी के पार्ट का डिस्टेंस कितना होता है, कितने मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने बड़े सारे मतलब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो बनाए ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। इनका इंटरनेशनल बहुत फेम हो गया था। हालांकि 28 जून 1972 को उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उस समय भी ये सेक्रेटरी थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, उस समय भी, ठीक है।
और ये हमारे एडवाइज़र भी थे, स्टैटिस्टिकल एडवाइज़र भी थे हमारे कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट के उस समय, जब तक ये मरे थे। तो उस समय सेक्रेटरी भी थे और ये उस समय अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन छोड़ के चले गए थे। कंट्रीब्यूशन अगर समझें इंडियन प्लानिंग का, तो इनका सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी हम समझेंगे ये 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। बेसिकली जो प्लानिंग होती है ना 5 ईयर प्लान की होती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने गोल्स बताया था कि भाई कोई भी इंडियन प्लानिंग करनी है तो उसके गोल्स होने चाहिए, बिना गोल के प्लानिंग ना करो। तो उन्होंने गोल बनाए और उन्होंने इस सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान भी बहुत सारे अपने एडवाइज़र्स को, अलग अलग अब्रॉड के एक्सपर्ट्स को बुला के प्लानिंग करवाई थी। इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है कि इंडियन प्लानिंग करनी कैसे चाहिए ये इन्होंने सिखाया हमें। समझ गए? अब देखते हैं आगे की बात कि कैसे प्लानिंग होगी। तो अब बात करते हैं ज़रा से कि प्लानिंग की जो 5 ईयर प्लान की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक पहले बना था, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक इंडस्ट्री के लिए बना था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1948 में देश आज़ाद होने के जस्ट बाद बना था ये। और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स वहाँ पर उसमें लिखे हुए थे। उन्होंने सारा रोल पब्लिक सेक्टर पर असाइन कर दिया। जो लीडिंग रोल था वो पब्लिक सेक्टर पर असाइन करा कि भैया आपकी जिम्मेदारी है ये प्लानिंग करना, आपको हमारी इकोनॉमी को आगे अब ले जाना है, बढ़ाना है। पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल था। प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा इंकरेज करा गया कि आप थोड़ा सा हमारी मदद करो प्लानिंग में, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इसके लिए क्या करा, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की 1950 में। प्लानिंग कमीशन बनाया गया कि भैया ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है ये प्लानिंग कमीशन करेगी। 1950 में बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में ये प्लानिंग कमीशन बनाएगी। उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। जो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली ना उस समय रोल यही था कि जो उतनी भी हमारे फिजिकल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको अच्छे से यूज़ करा जाए और हमारे इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ा जाए, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके, उनका काम ये बना। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करा, उन्होंने फिक्स कर दिया कि प्लानिंग पीरियड हमारा होगा 5 साल। हम एक प्लान 5 साल का बनाएंगे कि 5 साल का पूरा योजना बनाएंगे कि हमें 5 साल में ये करना है अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। फिर 5 साल के बाद देखेंगे कि भाई क्या अचीव हुआ, फिर अगले 5 साल का एक और प्लान बनाएंगे। तो इस तरह से 5-5 साल के प्लान बनने लग गए। तो हमारा एरिया तो इसलिए लिखा हुआ है विच बिगेन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हमारा उस समय 5 ईयर प्लान का दौर आ गया। लेकिन 1950 ये क्या प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। 1900 सबसे पहला प्लान बना था 1951 से स्टार्ट हुआ प्लानिंग। 5-5 साल के प्लान बने, लेकिन ये चलता रहा कब तक। बीच में कुछ ऐसे भी टाइम हुआ था कि 2-2 साल के भी प्लान बने थे, रोलिंग प्लान बोलते हैं उसे। लेकिन करते करते ये आखिरी जो प्लान 5 साल का था वो 2012 तक चला, बस जो आखिरी प्लान था। 2012 के बाद 5 साल के प्लान नहीं बने। उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करा गया कैबिनेट में कि प्लानिंग कमीशन को हटा के हम नीति आयोग बनाएंगे। नीति आयोग, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो 5 साल के प्लान थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इतना टाइम हो गया था, तब भी हमारी इकोनॉमी को बहुत तगड़ी आगे नहीं बढ़ी थी। पॉवर्टी फिर भी थी, गरीबी फिर भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी था। और उसमें सबसे बड़ा तो मेन गोल वही था कि भाई गरीबी को हटाना है। गरीबी हटी नहीं अभी तक। नीति आयोग बनाएगा। नीति आयोग का काम क्या है भाई, नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग बनाए गए भाई। इसका बेसिकली ये 5 साल के प्लान रहते हैं। ये बेसिकली बस आपकी प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन ये 5 ईयर प्लान नहीं बनाते थे नीति आयोग। बेसिकली ये एक थिंक टैंक बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी बन गई थी। ये एक रोड मैप देती थी, गवर्नमेंट को मदद करती थी। इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन ये एक एडवाइज़र बॉडी होती है, रोड मैप देती है कि हमें 7 ईयर के बाद हमारा क्या होना चाहिए प्लान, 7 ईयर के बाद हमारी इकोनॉमी कैसे दिखनी चाहिए, 15 ईयर का रोड मैप क्या है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का। तो ये रोड मैप देती है, स्ट्रैटेजी देती है, ये एक्शन प्लान बताती है, गाइड करती है। बेसिकली प्लानिंग फेल हो रही थी क्योंकि 5 साल का प्लान फेल हो रहे थे, गाइडेंस ज़्यादा बेहतर है, तो ये गाइडेंस एक तरह की देती है। समझ गए? तो ये नीति आयोग हमारी 1 जनवरी 2015 को बन गई थी। प्लानिंग कमीशन तो 2014 में ही ख़त्म हो गई थी।
तो इस तरीके से अब हम आगे बात करते हैं, हमारे एक छोटी छोटी बात करते हैं कि भाई प्लान क्या होता है, प्लान का पर्पस क्या होता है, जो आपकी बुक में दे रखा है वो हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं वो क्या कह रहा है। तो जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हो, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्सप्लोर मोर अबाउट प्लान। मीनिंग ऑफ प्लान, सबसे पहले प्लान एक क्या होता है? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्क आउट इन एविडेंस एडवांस फॉर फुलिंग। प्लान क्या है? बेसिकली योजना बनाना, फ्यूचर में क्या हमें करना है, कैसे करना है, उस चीज़ का योजना बनाना। एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है ये, जिसमें डिटेल स्कीम लिखी होती है, प्रोग्राम स्ट्रेटेजी हम क्या करने वाले हैं, एडवांस में पहले बनाया जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, दैट इज़ प्लान। रीज़न क्या होता है प्लानिंग का? ठीक है, प्लानिंग करी जाती है प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए। जैसे हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करी जाएगी? कोई ना कोई गोल होगा कि भाई गरीबी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, तो ये कुछ गोल होते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर जो अचीव करने होते हैं। जैसे 5 साल का हमने कह दिया, तो 5 साल के अंदर कोई अचीव करना है वो। इट इन्वॉल्व डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम इन हैंड, कि भाई प्रॉब्लम को समझ के कॉन्स्टेंट डिसीजन लेके ये सोल्व करे जाते हैं प्लान बना के। ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान, जब स्टार्टिंग हुआ था तो ड्यूरेशन कितनी थी? 5 साल। कंटेंट क्या होता है प्लान में? प्लान में भैया इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन नहीं होते, वो कह रहा है, बल्कि कितने साल में उसको अचीव करना है वो भी डिफाइन होता है कि भाई 20 साल में मुझे ये चीज़ कर देनी है। हमें 20 साल में इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है या वर्ल्ड का डेवलपमेंट देश बनाना है। तो प्लानिंग का कोई ना कोई, एक तो 5 साल का तो ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म भी एक विज़न होता है कि क्या हमें इंडियन इकोनॉमी को कहाँ ले जाना है, क्या अचीव करना है। तो वही वो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लान को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, और 5 ईयर प्लान वो पर्सपेक्टिव प्लान का बेसिस प्रोवाइड करता है। 5 साल का तो एक 5 साल का प्लान जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। वो 5 साल का प्लान पर्सपेक्टिव प्लान को बेसिस प्रोवाइड करता है कि हाँ, हमें अगर वो 20 साल में जो अचीव करना है उसके लिए 5-5 साल के ये छोटे छोटे प्लान हैं, उसको अचीव करते जाएंगे तो हमारा बड़ा विज़न भी अचीव हो जाएगा। अब बात करते हैं गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 साल का जो प्लान बनता है उसके क्या गोल है, क्यों बनाते हैं वो प्लान, चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक जिसका नाम है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या थे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 5 ईयर प्लान जो है ना, वो जब बनाए गए थे उसका मेन कंसर्न क्या था कि भाई हमारे देश में जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है कंट्री की वो हटाना, जो ब्रिटिश ने नाश मार दिया था इकोनॉमी का, उस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हटाना, इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी करना, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना 5 ईयर प्लान का। सबसे पहले तो मेन तो हमारा यही था कि भैया हमारे इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, है ना। और सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में वीकर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, वीकर सेक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, गरीब को ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1 अप्रैल 1951 में बनाया गया था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था और 1996 मतलब 56 तक चला था ये। और जो आखिरी प्लान था हमारा, 12 प्लान बनाए गए थे। 12th 5 ईयर प्लान जो था वो 2012, मैंने बताया ना 2012 में आखिरी बस था। 2012 से लेकर वो 17 तक चला, उसके बाद कोई प्लान अभी तक नहीं बनाया गया, क्योंकि उसके बाद मैंने क्या बताया था, बीच में ही हमने 2014 में प्लानिंग कमीशन को ही ख़त्म कर दिया। 2015 में 1 जनवरी को नीति आयोग को हमने एस्टेब्लिश कर दिया था, प्लानिंग कमीशन दी थी। उसके बाद 5 ईयर प्लान बना ही नहीं। तो आखिरी बार 2012 में बनाया था, वो 17 तक चला, उसके बाद तो प्लान कभी नहीं बने। तो लेकिन 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव, 4 बेसिक गोल थे 5 ईयर प्लान के, उसको समझना। 4 बेसिक गोल थे, वो है ये 4: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ग्रोथ करना इंडिया की, मॉडर्नाइजेशन कोई नई चीज़ लाना, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, इक्विटी बराबर के अधिकार मिले, ये कुछ गोल है। देखते जरा, पहला गोल ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा है कि भाई ग्रोथ करना, किस चीज़ की ग्रोथ करना, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी ग्रो करना। तो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी
टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाए अपने देश के अंदर। जितना ज़्यादा सामान बनेगा उतना ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लोगों की इनकम जनरेट होगी। सिंपल, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो भैया ज़्यादा सामान बिकेगा, ज़्यादा सामान बिकेगा तो ज़्यादा इनकम आएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हम प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्जेस्ट स्टॉक बनाएं, यानी कि गुड्स और सर्विस का ज़्यादा स्टॉक बनाएं हमारी कंट्री के अंदर, या फिर सर्विसेज, क्योंकि गुड्स खाली की बात नहीं कर रहे, सर्विस की बात कर रहे हैं। या तो सर्विसेज का बहुत बड़ा स्टॉक बनाए, सर्विस में क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बहुत अच्छी करे, बैंकिंग की, फाइनेंस की, एजुकेशन सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करे, या फिर इनकी एफिशिएंसी बढ़ाए, वो भी ग्रोथ में आता है। अगर हम सर्विसेज को, प्रोडक्टिव कैपिटल को, या सर्विस भी आ जाएगा, प्रोडक्टिव कैपिटल को, सर्विसेज को अच्छे से यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से हमारी इंडिया की अपने आप ग्रोथ होगी। तो या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, या फिर गुड्स और सर्विस को ज़्यादा स्टॉक करा जाए उसकी। और ग्रोथ को देखा जाता है जीडीपी से हमारी कंट्री में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने सुना ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि हमारे एक साल के अंदर कितने फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए। तो हमारे जीडीपी से देखा जाता है कि भाई हमारे गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस करें। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है तो उसका मतलब हमारी गुड्स और सर्विस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो जीडीपी अगर बढ़ रही है, दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी को देखा जाता है जीडीपी से, जीडीपी ज़्यादा तो ग्रोथ भी ज़्यादा। और हमारे जीडीपी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होता है सेक्टर्स का, 3 सेक्टर का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। शुरुआती फेज़ में हमारे जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा था, ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं से हो रही थी। फिर धीरे धीरे होता गया, सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता गया। स्टार्टिंग में तो प्राइमरी सेक्टर रोल था। अच्छा, ये जो तीनों सेक्टर का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, कि जब सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का कॉम्पोजिशन देखा जाता है कि तीनों में से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। तो पहले प्राइमरी का ज़्यादा था, लेकिन बाय 1990 तक सर्विस सेक्टर का शेयर बहुत बढ़ गया, 40.59% से भी ज़्यादा बढ़ गया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी ज़्यादा, 40.59% ज़्यादा बढ़ गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। तो ये सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 40%। पूरा जीडीपी में अंदर 40% तो भैया सर्विस सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती है कि एक तो नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना, या फिर सोशल आउटलुक का चेंज करना। 2 चीज़ें आती है इसके लिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी यानी कि भैया आप मशीन नई लाओ, ठीक है, नई नई फैक्ट्री में नई इस्तेमाल करो, नए इक्विपमेंट इस्तेमाल करो, ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो सके, तभी तो हमारी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बन पाएंगे। या फिर फार्मर के केस में देखा जाए तो भैया नए सीड्स लाओ। अभी हम आगे से चैप्टर समझेंगे कि भैया नई इन्वेंशन करो, जो आप बीज उगा रहे हो वो बीज का ही इन्वेंशन नया कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फसल उगेगी ज़्यादा। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आता है। तो पहला है नई टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना। दूसरा है सोशल आउटलुक को चेंज करना, सोसाइटी का जो नज़रिया है देखने का वो चेंज करना। कि सोसाइटी पहले क्या करती थी, वुमेन को बहुत नीचे नज़र से देखती थी, बट ये गलत है। आपको क्या करना है, वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करना है, वुमेन को बढ़ावा देना है। कि भाई ऐसा नहीं करना कि गर्ल्स को अलग देख रहे हो, बॉयज़ को अलग, दोनों बराबर देखो, इक्वल राइट्स दो वुमेन को भी, जेंडर एम्पावरमेंट को करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर पे फोकस करा गया, क्योंकि ब्रिटिशर ने हमें डिपेंड कर दिया था ब्रिटेन के ऊपर। हम अपने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस में यही था कि फॉरेन इंडिपेंडेंस ख़त्म करना, कि हम बाहर के देशों के गुलाम ना रहे, बाहर के देशों के लिए ऐसा, स्पेशली फूड में, कि मतलब कि अगर हमें खाना पीना है, ऐसा नहीं कि भाई हम बाहर के देश से इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, हम अपने देश में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए, अपने देश के रिसोर्सेज को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें अच्छे से। ठीक है ना, फॉरेन इंटरफेरेंस से भी दूर रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फॉरेन हमारे देश के अंदर आएगी, फॉरेन कैपिटल आएगी, फॉरेन गुड्स आएगी, फॉरेन सर्विस आएगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो हमारे देश के पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर करेगी।
तो ये फियर फॉरेनर क्या करते थे उस समय, पॉलिसी में इंटरफेयर करते थे। वो चाहते थे कि भैया हमारे अकॉर्डिंग देश चले, इंडिया की गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी फॉरेनर को। अब जैसे कि अगर ये आपका फेसबुक है, ये सब है, फेसबुक अगर ने पूरा कब्जा कर लिया एक तरह का, मतलब फेसबुक का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है, तो वो इंडिया की पॉलिसी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फेसबुक वाले इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, है ना। जैसे टिकटॉक हो गया, टिकटॉक को बैन कर देता फिर इंडिया ने, तो कि फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो। तो फॉरेन इंटरफेरेंस को बचाने के लिए कई बार ये चीज़ करनी पड़ती है, जैसे टिकटॉक बैन कर दिया था, ये इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो फॉरेन इंटरफेरेंस का, क्योंकि चाइना इंटरफेयर कर रहा था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए भैया, कि भाई जो भी आप बेनिफिट्स दे रहे हो वो सभी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब हो जा रहा है, अमीर हो जा रहा है, ऐसा ना हो। गरीब और अमीर दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव सबको मिलना चाहिए, तभी बेनिफिट है, वरना कोई बेनिफिट नहीं है। फिर इक्विटी नहीं होगा, सब बेकार है। इसमें एक और इसमें मेन चीज़ है कि एवरी इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल अपना कम से कम बेसिक नीड्स को तो पूरा कर पाए, रोटी कपड़ा मकान तो कम से कम उनके पास आ पाए। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन गरीब पे तो फोकस ही नहीं हो रहा ना, बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी कर पाए। इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वही गरीब अमीर के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब को आगे बढ़ना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है गरीब और अमीर दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं होना चाहिए इनकम का। अमीर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीब के ऊपर ना लगाओ। इनकम टैक्स पर फिर ऐसे प्रोविजंस आए थे, और गरीब आगे बढ़ना चाहिए, अमीर जितना इक्वल होना चाहिए इनकम के लेवल पे। तो ये है कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में एक चीज़ बता दूँ कि ये ना हमारा 6th 5 ईयर प्लान में इसको डिफाइन भी करा गया था। 6th कौन सा 5 ईयर प्लान? 6th, समझ रहे हो? 6th 5 ईयर प्लान में भी इसको डिफाइन करा गया था। क्या डिफाइन करा गया था कि मॉडर्नाइजेशन का उसमें मतलब क्या रहा था कि भैया एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में चेंज लाना, ठीक है, या फिर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई आप सेक्टोरल कॉम्पोजिशन जो प्रोडक्शन का होता है, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन का मतलब वही जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बता रहा था आपको, कि इसमें जो बता रहा था कि भैया प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोडक्शन में, उनमें चेंज लाना। कि पहले प्राइमरी में ज़्यादा होता था, कि अब धीरे धीरे सेकेंडरी को भी बढ़ावा दो, टर्चरी को भी बढ़ावा दो, तो करते करते सर्विस सेक्टर बड़ा हो गया था। ये मॉडर्नाइजेशन में था। डाइवर्सिफाई कर दो एक्टिविटी का, कि नई नई एक्टिविटी और करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से कर रहे हो, डाइवर्सिफाई कर दो, नए नए काम करो और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। ये 6th 5 ईयर प्लान में बताया गया था मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। सारे के सारे 4 बेसिक गोल्स क्या क्या थे उनको हमने डिटेल में पढ़ा। और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।